हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बेसिक्स बाय सुमन नेगी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी या फिर CFT। अगर उप सहसंयोजक यौगिकों की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको मैं डिटेल में एनिमेशन के माध्यम से और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि एक स्टेप भी मिस होगा आपके कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो मैं बहुत ईजी वे में आपको पढ़ाऊँगी। तो क्रिस्टल में आयनों की अंतरक्रिया, किसी भी क्रिस्टल में अगर जो आयन होते हैं, कैटायन और एनायन, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो होते हैं, उनके बीच एक इंटरेक्शन होता है, अंतरक्रिया होती है। तो उसके बारे में जो आयनों के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव, धनायन ऋणायन के बीच जो भी अंतरक्रिया, आपस में जो क्रिया होती है, उसके संबंध में भौतिक वैज्ञानिक, फिजिक्स के साइंटिस्ट हैं बेथे और वॉन ब्लीक, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक सिद्धांत दिया जिसे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं। फिर जो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत है, ये पूर्णतः सैद्धांतिक दृष्टिकोण पर आधारित है, पूरी तरह थ्योरेटिकल है। इसमें इस सिद्धांत ने क्या किया, इस सिद्धांत ने जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और सहसंयोजक यौगिक हैं, उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, भौतिक रासायनिक गुण, इसके अलावा उसमें जो भी बंध बन रहे हैं, किस तरीके से बंध बनेंगे, उसके बारे में एक डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया था। तो इसका पहला पॉइंट था क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर हम बात करें मेन फीचर्स क्या हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के, तो पहला पॉइंट इसका है केंद्रीय धातु धनायन। केंद्रीय धातु क्या होता है, सेंट्रल मेटल, पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, धनायन होता है। तो ये अपने चारों ओर से किससे घिरा रहता है, एक या एक से अधिक लिगेंड द्वारा। यह मैं पहले भी बताया, VBT में भी बताया है, वर्नस थ्योरी में भी मैंने आपको बताया है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, केंद्रीय धातु होता है, वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, धनायन होता है, और उसके चारों ओर कौन पाए जाते हैं, लिगेंड। और लिगेंड कैसे होते हैं, लिगेंड ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म हो, ताकि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को किसको दान कर पाएगा, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा, किसको, धातु को। तो देखिएगा यहाँ मैंने शो किया है, ये है धातु, केंद्रीय धातु, और ये चारों ओर से लिगेंड घेरे रह रहे। ये एक वर्ग समतली जटिल संकुल है। तो ये लिगेंड के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये दान कर रहे हैं धातु को। तो धातु होता है पुअर, गरीब, ऋणी, और लिगेंड क्या होता है, रिच, अमीर, ठीक है, या धनी कह सकते हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज होता है, धनायन धातु होता है पॉजिटिवली चार्ज, और लिगेंड क्योंकि रिच होता है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार धातु आयन तथा लिगेंड को बिंदु आवेश या बिंदु द्विध्रुव माना जाता है। तो ये सिद्धांत कहता है, यह सिद्धांत कहता है कि जो धातु आयन है, ठीक है, धातु आयन हो गया हमारा कैटायन, और जो लिगेंड है, जिसे हम ये कह रहे हैं लिगेंड, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, इन दोनों को इस सिद्धांत ने क्या कहा, इन्होंने बोला कि जो धातु होता है या लिगेंड होता है, एक पॉइंट की तरह होता है, एक बिंदु की तरह होता है, जो आवेश एक जगह पर स्थिर है। तो जैसे लिगेंड है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये बिंदु ऋण आवेश है। धातु है, धातु पे धन आवेश है, तो ये बिंदु धन आवेश है। तो इस प्रकार से पॉइंट चार्ज मांगना, ठीक है, बिंदु आवेश माना। लेकिन अगर वो लिगेंड पे ऋण आवेश ना हो, कोई आवेश ना हो, वो उदासीन होगा अगर लिगेंड, जैसे कि देखिए F निगेटिव क्या है, निगेटिव चार्ज है। F निगेटिव क्या है, बिंदु आवेश के रूप में हम कहेंगे इसे F निगेटिव, मतलब F बिंदु ऋण आवेश। लेकिन अगर F निगेटिव ना हो के NH3 हो, तो NH3 लिगेंड तो है, लेकिन उस पर कोई ऋण आवेश या धन आवेश नहीं है, तो वो कैसा होगा, उदासीन। तो उस केस में जब वो लिगेंड उदासीन हो, तो उसे क्या मानेंगे, बिंदु द्विध्रुव, पॉइंट डाइपोल, उसको डाइपोल मानेंगे। क्योंकि NH3 को अगर बांटा जाए तो क्या हो जाएगा, NH पे नेगेटिव आ जाएगा, H पे पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल होते हैं, दो पोल होते हैं, तो दो ध्रुव के समान होते हैं ऐसे लिगेंड। तो इनको बिंदु द्विध्रुव कहेंगे, किनको, उदासीन लिगेंड को, न्यूट्रल लिगेंड को। और जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा जिस लिगेंड पे, उसके बिंदु आवेश मानेंगे। तो इस सिद्धांत ने बिंदु आवेश माना लिगेंडों को, या फिर बिंदु द्विध्रुव माना। इसके अलावा धातु आयन पे भी धन आवेश होता है, तो इसको भी ये बिंदु आवेश मानेगा। देखिए आयनिक लिगेंड को, जैसे आयनिक लिगेंड है F निगेटिव, Cl निगेटिव, Cl नेगेटिव, इसको इसने क्या माना, ऋणात्मक बिंदु आवेश, नेगेटिव पॉइंट चार्ज। और जो उदासीन लिगेंड होंगे, जैसे H2O है, NH3 है आदि, को बिंदु द्विध्रुव माना, पॉइंट डाइपोल, उदासीन लिगेंड को, जो आप अभी मैंने बताया था आपको,
तो देखिए कैसे, देखिए जिन लिगेंड पे भी नेगेटिव चार्ज है, ऋण आवेश है, तो उसमें आवेश है तो उसको बिंदु आवेश मान लिया, बिंदु मान है ना उसने, मतलब लिगेंड को है या धातु को उसने बिंदु मान है। अगर ऋण आवेश है तो बिंदु ऋणावेश, और अगर धनावेश है धातु पर तो बिंदु धनावेश। लेकिन जिन लिगेंड पे कोई आवेश नहीं होता जैसे H2NH3, तो इनको उसने क्या मान लिया, बिंदु द्विध्रुव, डाइपोल मान लिया। डाइपोल इसलिए मानना क्योंकि चार्ज पाया जाता है, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली निगेटिव चार्ज, आंशिक रूप से धनावेश ऋणावेश पाया जाता है। तो देखिए कैसे, नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्लियरली दिख रहा है, उदासीन लिगेंड में जो न्यूट्रल लिगेंड होगा उसमें ऋणात्मक केंद्र धातु आयन की ओर निर्देशित रहता है। किस तरीके से करेंगे, जैसे कि देखिएगा ये NH3 है, ठीक है, NH3 लिगेंड पे जनरली कोई चार्ज नहीं होता। तो अगर देखा जाए कि अगर हम देखें कि ये सहसंयोजक बंध है NH और H के बीच, ठीक है, तो N पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और H पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो नाइट्रोजन क्या होता है, अधिक ऋण आवेशित होता है, तो ये क्या करेगा, इस बंध के जो इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी ओर को खींच लेगा, तो इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, और H से इलेक्ट्रॉन दूर चलेंगे तो इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो ये इस H में भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, क्योंकि दोनों जगह बॉन्ड है। ऐसे H2O की बात करें, यहाँ भी वो होगा, O का ऋणावेश ज़्यादा होता है H की तुलना में, मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता है अपनी ओर, तो इस पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, और H से इलेक्ट्रॉन दूर चलेंगे H पे आंशिक धनावेश, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो जनरल सी बात है, ऐसे केस में मैंने बता दिया, जब उदासीन लिगेंड होगा तो इसमें दो ध्रुव बन जाएंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, मतलब दो ध्रुव बन जाएंगे। तो ऐसे केस में जब उदासीन लिगेंड हो तो इस उदासीन लिगेंड का जो आंशिक ऋण आवेश वाला सिरा है वो क्या होगा, धातु की ओर को केंद्रित रहेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज वाला सिरा है इस लिगेंड का वो धातु से थोड़ा दूर रहेगा, क्योंकि नेगेटिव वाला हिस्से के पास इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए हैं, सारे पूरे लिगेंड के सारे जो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है वो इकट्ठे हो जाते हैं नेगेटिव चार्ज वाले तत्व के वहां पर। तो ये अब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दान करेगा इस गरीब व्यक्ति को, कौन है, जो कि है धातु। यहाँ भी सेम वही केस है, धातु बीचों बीच में रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और O निगेटिव जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, धातु कैटायन तथा लिगेंड के बीच का बंध पूर्णतः स्थिर विद्युतीय आकर्षण अर्थात 100% आयनिक होता है। एक बार इसे देखिए ध्यान से, ये है धातु जो कि धनावेशित है, और यह लिगेंड जो कि ऋणावेशित है। तो पॉजिटिव और निगेटिव हमने जनरली पढ़ा है, जो आयनिक बंध होता है ये पॉजिटिव और निगेटिव बेस्ड होता है। पॉजिटिव और निगेटिव मतलब आयनिक बंध में एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। ऋणायन क्या करता है, जो धनायन होता है उसको इलेक्ट्रॉन दान करता है, मतलब एक रिच होता है और एक पुअर होता है। जो रिच होता है वो पुअर को परमानेंटली इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो कहीं ना कहीं ये, और जब वो इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज, और जो ले लेता है इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जनरेट हो रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का बंध है, तो प्लस और माइनस के बीच का बंध को हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध। इसलिए इस सिद्धांत ने माना, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इस सिद्धांत ने माना कि धातु धनायन और लिगेंड ऋणायन के बीच जो बंध होता है वो पूर्णतः आयनिक होता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कहते हैं, स्थिर विद्युतिकी भी कहते हैं, और आयनिक भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, धातु तथा लिगेंड के बीच अंतरक्रिया प्रतिकर्षी होती है। मतलब ये कह रहा, धातु मेटल और लिगेंड के बीच जब वो आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, अंतरक्रिया करते हैं, तो उनके बीच क्या होता है, रिपल्शन होता है, एक दूसरे से वो दूर जाना चाहते हैं, रिपल्शन होता है। क्यों होता है इसका भी रीजन दे रखा, अर्थात धातु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है। देखिए धातु के पास बिल्कुल पुअर तो नहीं है, वो कुछ तो है उसके पास, तो उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके कक्षकों में, और लिगेंड तो ऑलरेडी रिच है, ये गरीब है, कम इलेक्ट्रॉन है, लेकिन है इसके पास कुछ ना कुछ, और लिगेंड तो ऑलरेडी रिच होता है, अमीर होता है, तो इसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो धातु और लिगेंड जब एक दूसरे के पास पास आते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। और क्यों प्रतिकर्षण करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर देखिए, धातु का इलेक्ट्रॉन है, ये लिगेंड का इलेक्ट्रॉन है दोनों की इलेक्ट्रॉन, लेकिन दोनों पर आवेश तो समान है ना, ऋण ऋण आवेश। और आपको जैसे कि पता है कि केमिस्ट्री में कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है, ऋण ऋण सेम आवेश है तो दूर जाएंगे। ऐसे समझिए दो झगड़ालू व्यक्ति हैं, तो इनके बीच झगड़ा होगा, तो झगड़ा करने से अच्छा ही क्या करेंगे, दूर जाएंगे। तो समान आवेश होने के कारण इनके बीच प्रतिकर्षण होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि धातु और लिगेंड के बीच जो होता है वो प्रतिकर्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सिद्धांत मुख्य रूप से धातु कक्षक के कौन से डी ऑर्बिटल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, यह सिद्धांत मुख्य रूप से धातु कक्षकों से संबंधित है। धातु के डी कक्षक हम कह सकते हैं, इनसे संबंधित है। लिगेंड का केवल धातु कक्षकों को पर पड़ने वाले प्रभाव का ही यह सिद्धांत वर्णन करता है। अर्थात धातु संकुलों की गुणधर्म धातु के इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षकों में इसे घेरे रखने वाले लिगेंड के प्रभाव पर निर्भर करता है।
तो देखिए इस सिद्धांत ने किस पर फोकस किया, इस सिद्धांत ने, देखिए बात तो हम धातु और लिगेंड दोनों की कर रहे हैं, लेकिन ये सिद्धांत ने जो पूरी, अब जब हम इसका डिटेल में पढ़ेंगे ना इस सिद्धांत को, तो इसके अष्टफल की, चतुष्फल की या वर्ग समतली यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से विघटन होता है, तो आप देखेंगे कि ये जो सिद्धांत है ये केवल बार बार कहता है धातु के कक्षक, धातु के कक्षक। तो मतलब धातु के कक्षक की ही ज्यादा बात करता है, लिगेंड के कक्षकों की इसने बात नहीं की थी इस सिद्धांत में। और क्या कहा था, जो धातु के कक्षक हैं इन कक्षकों पर लिगेंड किस तरीके से असर दिखा रहे हैं, मतलब लिगेंड ऐसा क्या कर रहा है और इन धातुओं को परेशान कर रहा है, ये समझिए। तो लिगेंड के धातु के कक्षकों पर क्या वो प्रभाव डाल रहा है और उस प्रभाव से क्या क्या उसके गुणधर्म बदल रहे हैं धातु के, इसी बात पर यह सिद्धांत निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, यह है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार जो मुक्त धातु आयन है, अगर मुक्त धातु मतलब जिस समय कोई धातु किसी भी लिगेंड के प्रभाव में नहीं है, अकेला धातु ही धातु और लिगेंड विगेंड उसके पास नहीं है, तो उस समय क्या होता है, जब धातु अकेला रहता है तो उस समय धातु के जितने भी डी कक्षक हैं, 5 डी कक्षक होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये जो 5 के 5 कक्षक है उन सभी की ऊर्जा बराबर होती है। उन्हें अभ्रंश, अभ्रिष्ट, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कक्षक कहते हैं, जिसे इंग्लिश में डिजेनरेट ऑर्बिटल कहते हैं। तो डिजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब ही है कि सभी कक्षकों की ऊर्जा समान होना। अब फिर लिगेंड की उपस्थिति में, अब ये तो बात हो रही थी जब लिगेंड नहीं था, लेकिन क्या होता है जैसे ही लिगेंड आएगा, लिगेंड जैसे प्रेजेंट हो जाएगा या उसके आसपास आ जाएगा, तो लिगेंड की उपस्थिति में ये जो डी कक्षक होते हैं, 5 के 5 डी कक्षक, जिन सबकी ऊर्जा बराबर थी, उनका क्या होता है, अचानक से विभाजन हो जाता है। और जब वो 5 कक्षक विभाजित होते हैं तो वो दो सेट में, 2 समूहों में टूट जाते हैं। तो एक समूह की ऊर्जा ज्यादा होगी, एक समूह की ऊर्जा कम होगी। तो इन्हें कहते हैं, जो ये 2 समूह बनते हैं उनको बोलते हैं ऊर्जा स्तर या फिर एनर्जी लेवल। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम बात कर रहे हैं अष्टफल की संकुलों में क्या असर करता है क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। तो अष्टफल की संकुलों में 3D स्तर के 5 कक्षक, वही ये जनरली बात 3D कक्षकों की होती है, जो 5 कक्षक हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर टी जेड स्क्वायर। तो ये जो 5 ऊर्जा स्तर हैं, 5 जो कक्षक हैं, जब लिगेंड इनसे अप्रोच करता है, लिगेंड इसके निकट आता है, ठीक है, बहुत निकट आ जाता है, तो ये जो धातु के 5 कक्षक हैं जिनकी ऊर्जा अभी बराबर है, लिगेंड के आने के पश्चात, लिगेंड के नजदीक आने के पश्चात, अप्रोच करने के पश्चात, ये 2 भागों में टूट जाते हैं। एक तो क्या होता है, कम ऊर्जा वाले 3 कक्षक बनते हैं, अष्टफल की बात हो रही है, कम ऊर्जा के 3 कक्षक बनते हैं जिसे हम कहते हैं तृतीय अपकर्ष, और इनको हम T2G कक्षक भी कहते हैं। इनकी ऊर्जा सामान्य से कितनी कम हो जाती है, 2/5 डेल्टा ऑक्टा, और इसको या 0.4 डेल्टा ऑक्टा भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.4 डेल्टा ऑक्टा, क्योंकि अष्टफल की है तो ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल। ऐसे ही जो 2 कक्षक हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, इन्हें हम कहते हैं क्या, द्वितीय अपकर्ष, या फिर ईजी से प्रदर्शित करते हैं। इनको डबली डिजेनरेट कहते हैं इंग्लिश में, और इनको ट्रिपली डिजेनरेट। इनका नाम होता है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, और इसका नाम होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। इसको कलेक्टिवली ईजी सेट बोलेंगे, अधिक ऊर्जा वाले को, इसको T2G। तो इसकी ऊर्जा कितनी बढ़ जाती है, 3/5 डेल्टा ऑक्टा। तो आप इस तरीके से कहते हैं टोटल कितने कक्षक हैं, 3 to 5। इस 3 to 5 में से हमें निकालनी इन 3 की ऊर्जा कितनी कम हुई, तो कैसे निकालेंगे, इस 5 में से 3 की ऊर्जा कम हो गई तो कितने की ऊर्जा बढ़ गई, 2 की ऊर्जा बढ़ गई, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2/5 जो है, 2/5 की एनर्जी कम हुई है, ठीक है। 2/5 मतलब कितने ऑर्बिटल्स के लिए आ जाएगा, 3 के लिए आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार कितने ऑर्बिटल की ऊर्जा बढ़ गई, 2 की ऊर्जा बढ़ गई, तो किसकी तुलना में बढ़ गई, 3 की तुलना में बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा 3/5 डेल्टा ऑक्टा। किसकी तुलना में आपने देखना है, किसकी एनर्जी कम हुई, 3 कक्षकों की, किसकी तुलना में कम हुई, इन 2 की तुलना में, तो 2/5। वैसे ये 2 कक्षकों की ऊर्जा कम हो बढ़ गई है, किसकी तुलना में, इन 3 की तुलना में, तो 3/5 इस तरीके से निकलेगा। डी के 5 कक्षक हैं, जब ये मुक्त अवस्था में है, जब लिगेंड नहीं जुड़ा है, जैसे ही लिगेंड अप्रोच करता है, थोड़ा पास आता है, तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है 5 के 5 कक्षकों की, जिन्हें डिजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। जब लिगेंड बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है तो ये जो 5D ऑर्बिटल हैं, ये 2 सेट में टूट जाते हैं। एक तो कम ऊर्जा के 3 सेट T2G कहलाते हैं, और 2 ऊर्जा के जो ऑर्बिटल्स हैं, अधिक ऊर्जा के, उन्हें EG कक्षक कहते हैं। इन दोनों के बीच के ऊर्जा अंतर को डेल्टा ऑक्टा कहते हैं, और नॉर्मल अगर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स से Eg की ऊर्जा बढ़ जाती है और T2G की ऊर्जा कम हो जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट है चतुष्फलकी संकुलों में भी 3D स्तर। अब हम बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। तो टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, चतुष्फलकी संकुल होते हैं, उसमें वही है 3D स्तर के जो 5 कक्षक हैं, इसमें के नज़दीक भी जब लिगेंड आता है, लिगेंड इसे अप्रोच करता है, तो धातु के जो 5 कक्षक हैं 2 भागों में टूट जाते हैं। ये अष्टफलकी का जस्ट अपोजिट होगा। इसमें क्या होता है, जो 5 में से 2 कक्षक है जिसे हम कहते हैं, जिसे वहाँ बोल रहे थे ईजी, उसको जी हट जाएगा। उसका रीज़न है वो मैं जब आप चतुष्फलकी संकुलों की स्प्लिटिंग है वो बताऊंगी। तो जी मत लगाइएगा इसमें कोई रीज़न की वजह से। तो 2 की ऊर्जा कम हो जाती है, मतलब द्वितीय अपकर्ष ई की ऊर्जा कम हो जाएगी डब्ल्यू डिजनरेट की, और 3 की ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिसे कहते हैं तृतीय अपकर्ष T2 की ऊर्जा बढ़ जाती है। तो कितनी इसकी ऊर्जा कितनी कम हो जाएगी द्वितीय अपकर्ष की, कैसे निकालना है मैंने बताया था। किसकी तुलना में, 2 की क्या हो गई, 2 कक्षकों की ऊर्जा कम हुई है, तो कितनी कम होगी इसकी तुलना में, तो 3/5 की कम हो गई। और किसकी बढ़ गई, इन 3 कक्षकों की, किसकी तुलना में, इन 2 की तुलना में। तो कैसे आ जाएगा, 2/5 की ऊर्जा बढ़ गई। कर लेंगे, उसका जस्ट अपोजिट आपने कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट है इन अधिक ऊर्जा के व कम ऊर्जा के विघटित कक्षकों के बीच के अंतर को क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन अथवा क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। देखिए, जो मैंने बोला हाई एनर्जी उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर 2 भागों में बटे, T2G EG में बटे, या E या T2 के बीच में बट गए 2 भागों में डी कक्षक। तो ये जो 2 सेट बने हैं, उन दोनों के बीच का जो अंतर है, दोनों की ऊर्जाओं का जो कुल अंतर है, उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या फिर इसे बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। देखिए, ये है T2G, ये है EG, इन दोनों के बीच का जो ऊर्जा अंतर होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो ये T2G की ऊर्जा कम है, EG की ऊर्जा ज़्यादा है, इन दोनों के बीच इतना गैप है, जो ऊर्जा अंतर है जिसे हम डेल्टा ऑक्टा कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्या, CFSE, ऊर्जा अंतर। नेक्स्ट है कक्षकों के बीच जो ऊर्जा अंतर है अष्टफलकी संकुलों में, ये देखिए, ये T2G है, ये EG है, तो T2G और EG के बीच जो ऊर्जा अंतर है, इसे मैंने बोला था CFSE भी बोलते हैं, और इसे प्रदर्शित करते हैं अष्टफलकी यौगिकों में डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल। और अगर हम बात करें चतुष्फलकी में, तो चतुष्फलकी में E की एनर्जी कम होती है, T2 की ज़्यादा होती है, तो इनके बीच जो ऊर्जा अंतर है, इन दो समूहों के बीच जो ऊर्जा अंतर है, CFSE कहते हैं इसे। तो अगर एक प्रतीक इनको दिया जाए तो इसको डेल्टा T कहते हैं, डेल्टा T फॉर टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये है CFSE को प्रदर्शित करने का तरीका, डेल्टा ऑक्टा या फिर डेल्टा T। नेक्स्ट पॉइंट, कक्षकों के बीच यह ऊर्जा अंतर धातु संकुलों के स्थायित्व को निर्धारित करता है। देखिए क्या होता है, मैंने बोला है कि लिगेंड का प्रभाव, तो लिगेंड भी सब अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कुछ वीक लिगेंड, कुछ माइल्ड लिगेंड होते हैं। तो कुछ लिगेंड के प्रभाव से ये जो कक्षक होते हैं, जैसे T2G और EG है, इनके बीच बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है, स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक की ऊर्जा बहुत कम, एक की ऊर्जा बहुत ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी कुछ लिगेंड की वजह से क्या होता है, इन कक्षकों के बीच, ये कक्षक हो, ये कक्षक हो, इन कक्षकों T2 और EG के बीच, इनके बीच क्या होता है, ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं हो पाती, वो पावरफुल नहीं है, वीक है लिगेंड। तो क्या होता है, E और T2 के बीच ज़्यादा अंतर नहीं होता, मतलब दोनों की एनर्जी लगभग बराबर रहती है। तो इससे क्या होता है, जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी, जितनी कम स्प्लिटिंग होती, इससे क्या होता है, जो भी वो कॉम्प्लेक्स रहा होगा जिसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा हो रही या कम हो रही, उससे क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी निर्धारित होती है, स्थायित्व तो पता चलता है। तो मतलब कितनी स्प्लिटिंग हो रही है, कितना ऊर्जा अंतर ज़्यादा है, कितना कम है, इससे स्थायित्व की गणना भी की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन विघटित कक्षकों में, ये जो टूटे हुए कक्षक हैं T2G, EG और E T2, तो कक्षकों में जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जाएंगे, अभी मैं सिखाऊंगी आपको भरना, तो इलेक्ट्रॉन धातु संकुलों के चुंबकीय गुण तथा रंग को निर्धारित करते हैं। इन T2G, EG, E T2 में जो इलेक्ट्रॉन फिल करना आपको बताएंगे, तो इनमें जैसे भी इलेक्ट्रॉनों की स्थिति होगी, उससे हम क्या करेंगे, चुंबकीय गुण और रंगों का निर्धारण इन्हीं कक्षकों से होता है। तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का एक सूत्र होता है इन संकुलों का, CFT सिद्धांत के अनुसार, म्यू है चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, इक्वल्स टू √n+2, जहाँ n होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट पॉइंट है, इन विघटित कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण आपबाऊ, हुंडो और पाउली के नियमानुसार होता है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, सभी कोई भी सिद्धांत आए, कोई भी थ्योरी आए, उसमें ये जो हमारे आपबाऊ लॉ है, हुंडे रूल है और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये तीनों एप्लीकेबल होते हैं, जिसके अनुसार आपको पता ही है कि आपबाऊ में क्या कहता है कि ऊर्जा के बढ़ते क्रम में हम इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं, मतलब कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल को पहले भरेंगे और ज़्यादा ऊर्जा वाले को बाद में भरेंगे। मतलब अगर इसकी बात करें तो T2G को
पहले भरेंगे और Eg को बाद में भरेंगे। ऐसे हुंड के नियम के अनुसार, हुंड का नियम कहता है कि अगर इक्वल एनर्जी के कक्षक हैं, बराबर ऊर्जा के कक्षक हैं, तो उनको एक एक करके भरा जाएगा। ठीक है, जब तक कि सारे कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, उसके बाद उनकी पेयरिंग होती है, मतलब इसके बाद ये जोड़े बनाते हैं। ये मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे। फिर है पाउलीज लॉ। पाउलीज लॉ कहता है कि एक ऑर्बिटल्स के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हैं और दोनों के जो स्पिन होंगे, उनके चक्रण होंगे, विपरीत होंगे। एक प्लस हाफ इलेक्ट्रॉन होगा तो दूसरा माइनस हाफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत को काफ़ी डिटेल में समझाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। इसके मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। तो अगर वीडियो पर समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। और जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए आप उसको कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।